सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नौमांस कुंडली के फलादेश के कुछ सूत्र पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कल की कक्षा में हम लोगों ने यह देखा था, चर्चा किया था कि हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं। नौमांस कुंडली, जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात है, तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित ढेर सारी विषय वस्तुएं हैं। यह जो कक्षा है हम लोगों का प्रमुख रूप से फल दीपिका पुस्तक के आधार पर चल रहा है। हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। फल दीपिका पुस्तक के तीसरे अध्याय से हम लोग तीसरे अध्याय का हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, जिसमें तीसरे भाव अध्याय में का नाम है वर्ग विभाग। इसमें 10 वर्गों के बारे में दिया गया है, जैसे कि राशि कुंडली, जिसे लग्न कुंडली कहते हैं, होरा कुंडली, दृष्टांत कुंडली, पंचमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली इत्यादि। नौमांश कुंडली, दसमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, षोडशांश कुंडली, यानी कि 10 वर्ग। किस वर्ग का क्या महत्व है वह बतलाया गया है। तो हम लोग लगभग इस महीने में पूरे महीने नौमांस कुंडली पढ़ते रहे। कल की कक्षा में हम लोगों ने विचार किया था कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित सभी विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी फल दीपिका पुस्तक में आगे आने वाले अध्यायों में 10वें अध्याय में कलत्र भाव लिखा गया है और स्त्री जातक 11वें अध्याय में लिखा गया है। तो हमारा विचार है कि जब हम लोग फल दीपिका पुस्तक के कलत्र भाव को पढ़ें और स्त्री जातक भाव को पढ़ें, भाव को पढ़े, अध्याय को पढ़ें, उस समय यदि हम लोग विवाह एवं वैवाहिक जीवन से संबंधित विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे तो दोनों का समायोजन होगा। दोनों का समायोजन होगा। हालांकि समूह में कुछ सदस्य गणों के द्वारा जो विषय वस्तु लिखा गया है उस पर हम लोग अवश्य रूप से अभी ही क्लास कर लेंगे। बाद में भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे और अच्छी बात होगी। तो जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कलत्र भाव या स्त्री भाव विचार जो है, वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे फल दीपिका पुस्तक में स्त्री जातक जो 11वां अध्याय है और कलत्र भाव जो 7वें भाव के बारे में है, जो 10वां अध्याय है, वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे दाम्पत्य जीवन से संबंधित सभी विषय वस्तुओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। विवाह के लिए कुंडली मिलान की जो बात आती है वह भी हम लोग पढ़ लेंगे। कुंडली के कुछ दोष गुण पर भी चर्चा कर लेंगे। साथ ही मांगलिक दोष पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। विवाह के बाधक योग, बाल विवाह, विवाह कितना, बहुविवाह योग, पुनर्विवाह योग इत्यादि पर हम लोग वहां पे जहां पर 10वां भाव का जो 11वां भाव, वहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग की जो विचार बने, क्या यह नौमांस कुंडली पर ही हम लोग यहाँ पर पढ़ें या वहां पढ़ें, जिस प्रकार आप लोगों का विचार बनेगा हम लोग कक्षा उसी प्रकार से लेकर चलेंगे। क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन से संबंधित विषय वस्तु पर आधारित क्लास होने लगेगी तो वह क्लास लंबा चला जाएगा, कम से कम 1 महीने चलेगा, 1 महीने से भी अधिक चल सकता है। तो वहां पर ही रहने दिया जाए। जो अभी आवश्यक है 1-2 कक्षा पहले हो जाएगी, 2-3 कक्षा हो जाएगी पहले। आप लोगों का क्या विचार है? गुरु जी जैसा आप उचित समझे।
क्योंकि बाद में भी तो पढ़ना ही है वहां ना। गुरुजी बाद में सही रहेगा। जब पुस्तक की बातें आएगी फिर वहां पे, अभी हम लोग नवमांश कुंडली की अत्यावश्यक जितनी आवश्यकताएं हैं उतना हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आज की कक्षा में, कल की कक्षा में हम लोगों ने जल्दी विवाह इत्यादि के बारे में, यानी कि सुगम विवाह के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और एक से अधिक विवाह के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कक्षा में कुछ हम लोग अन्य विषय वस्तुओं के बारे में प्रयास करते हैं कुछ समझने का। गुरुजी इसमें पहली कुंडली में गुरु और तीसरे भाव में होंगे, तो आप गुरु को बिठाना भूल गए D1 में ना, क्योंकि सप्तमेश भी है तो बिना गुरु के कैसे करेंगे। हाँ, तीसरे भाव में होंगे सर, मैंने नवान से निकाला, कैलकुलेट किया, बैक कैलकुलेट, तीसरे में होने चाहिए। सप्तम में होंगे, सप्तम सप्तम में भी हो सकते हैं। सप्तम में ही है। ये पिछली कुंडलियां हैं, पहले भी ये कुंडली लगी हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली मुझे ध्यान आ गया। तीसरे भाव में रखने से भी वो नवांश में उसमें पांचवी राशि में जा रहे थे। चलिए यहीं रख लेते हैं, हो गया। जी आगे जी भाई। जी। तो सबसे पहले कि नवमांश कुंडली से हम लोग अपने जीवन साथी के गुणवत्ता के बारे में भी देखते हैं। हालांकि सप्तम भाव से भी गुणवत्ता देखा जाता है कि जीवन साथी की क्या गुणवत्ता होगी। तो अब इस उदाहरण कुंडली में ही नहीं, किसी भी कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि होती है, जिस ग्रहों का प्रभाव होता है, उस प्रकार की गुणवत्ता हमारे जीवन साथी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो साधारणतया जो जातक शास्त्रों में बतलाया गया है कि दोनों के बल को देखना चाहिए, लग्नेश एवं सप्तमेश के बल को देखना चाहिए कि दोनों में अधिक बलवान कौन है, दोनों में अधिक बलवान कौन है? कौन है। तो नवमांश कुंडली का लग्नेश को देखें, नवमांश कुंडली के लग्नेश को देखें कि नवमांश कुंडली का लग्नेश कौन है। तो यहाँ पे नवमांश कुंडली का लग्नेश बुधदेव हैं और सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति हैं। अलग अलग कुंडलियों में, यह तो कुंडली वर्गोत्तम कुंडली है इसलिए एक ही हो जा रहे हैं। अलग अलग कुंडलियों में लग्न कुंडली के सप्तमेश अलग होते हैं, हो सकते हैं, और नवमांश कुंडली के सप्तमेश अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं। तो फिर हम लोग किस कुंडली को आधार माने। तो प्रथम दृष्टया तो हमें लग्न कुंडली को ही देखना चाहिए, प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग्न कुंडली को ही देखना चाहिए। तो लग्न कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि के सप्तम भाव में हैं, परंतु लग्नेश जो है वह अपने भाव से 12वें मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में है। लेकिन यह राहु से युक्त भी है, राहु से युक्त भी है। तो यदि भाव की बात करें तो ये 12वें भाव में चले गए, थोड़ा खराब हो गया, राहु से युक्त हो गए, थोड़ा खराब हो गया। ये मित्र की राशि में है तो स्थिति ठीक है, लेकिन कम से कम स्वराशि से तो खराब हो गया ना। स्वराशि तो अपनी राशि होती है, अपने घर और अपने मित्र के घर में थोड़ा तो अंतर होता है ना। जी गुरुजी। तो थोड़ा अंतर होता है। तो अपने राशि में होने से, अपने और मित्र की राशि में होने से थोड़ा अंतर हो गया। वो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो गए। यह 12वां भाव है, यह खराब हो गया। यहाँ यह 7वां भाव स्वराशि का है, अपने भाव में है, यह भी अच्छा हो गया, यह 12वें भाव में हो गया। साथ में यह राहु से युक्त भी है, पीड़ित भी है।
तो लग्नेश कमजोर हुआ, बलवान हुआ, या गुरु बलवान हुआ? गुरु थोड़े बलवान हुए, गुरु खुद कमजोर हो गई। गुरु थोड़े बलवान हो गए, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका स्तर थोड़ा अच्छा होगा। किसका? तो इनके जीवन साथी का स्तर इनसे थोड़ा अच्छा होगा। अब इसी की सत्यता की पुष्टि के लिए हम लोग वर्ग कुंडली पर आते हैं। तो वर्ग कुंडली, तो यहाँ से क्या अच्छा निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष निकला कि पति से या जिस व्यक्ति की कुंडली होगी उससे उनके जीवन साथी का स्तर थोड़ा उत्तम होगा, यहाँ से निकला। अब इसी की पुष्टि अब यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, जो लग्न नौमांश कुंडली का लग्नेश के बल को देखेंगे और सप्तमेश के भी बल को देखेंगे, तो यह कहाँ चले आए? ये अपने शत्रु राशि में चले आए। बुध देव मंगल की राशि में है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, और देव गुरु बृहस्पति सूर्य की राशि में है, जो अपने मित्र की राशि में। दोनों ही भाव बुरे हैं, एक 8वां भाव है तो दूसरा 12वां भाव तो दोनों ही खराब है, भाव तो दोनों ही खराब। तो यहाँ पर एक मंगल की राशि में है तो शत्रु, और एक मित्र की राशि में हो गया। तो इस स्थिति में भी नौमांश कुंडली का सप्तमेश ठीक हो गया, थोड़ा ठीक हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यह किससे दृष्ट है? तो शनि से दृष्ट है, तो बुध केतु से दृष्ट है, दोनों एक एक पाप ग्रह से दृष्ट है। शनि इसमें योग कारक है सर। शनि पंचमेश भी है, तो शनि ग्रह न्यूट्रल है। कम से कम केतु से तो ठीक शनि है। केतु तो छाया है, भ्रम में डालता है, लेकिन शनि तो ग्रह है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं अच्छा है। तो कौन अच्छा हुआ? सप्तमेश कुछ अच्छा हुआ लगने से। अब जिसके नौमांश कुंडली में जितने अच्छे राजयोग बनते हैं जीवन साथी के, अगर हम स्तर की बात करें कि उसकी स्तर कैसा होगा, सोच कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, उत्तमता के लिए ओवरऑल अगर सरसरी तौर पर जब हम लोग कुंडली का मिलान करते हैं या दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, या लोग पूछता भी है, कल ही हमें कुंडली देखे थे, मिलान किए थे, तो वहां हमसे प्रश्न पूछा गया कि हाँ बहू कैसी है, ठीक है, बहू ठीक है। तो सबसे पहले नवमांश कुंडली को देख लें। क्या नवमांश कुंडली किसकी कुंडली है? उस व्यक्ति की कुंडली है या उस व्यक्ति के पार्टनर की कुंडली है? पार्टनर उस व्यक्ति के पार्टनर की कुंडली है, चाहे पुरुष हो या महिला। तो नवमांश कुंडली में क्या जितने अच्छे योग बनते हैं, अगर राजयोग इत्यादि 2-4 हैं, कुछ योग हैं, तो अच्छी बात है। तो जीवन साथी का जो उत्तमता होगा उतनी ही अच्छी होगी। क्या इस उदाहरण कुंडली में कोई से अच्छे योग बन रहे हैं? राशि परिवर्तन हो या युति हो, तो शनि मंगल की युति है, वो भी 10वें भाव में। सर तो तो पंचमेश केंद्र में है सर, तो एक तो राजयोग यही है सर। क्या पंचमेश केंद्र में है तो एक राजयोग तो यही है सर। तो पंचमेश केंद्र में है, राजयोग है, तो उसके साथ में अष्टमेश एवं तृतीयेश की भी तो युति है। यानी कि पंचमेश एवं अष्टमेश की युति भी तो है। जी जी जी। तो यह तो राजयोग भंग हो गया ना। डिग्री डिफरेंस भी ज्यादा है गुरुदेव शनि और मंगल में। हाँ जी, शनि और मंगल के बीच में डिग्री डिफरेंस 15 डिग्री का तो है ही। अब ये नवांश में डिग्री डिफरेंस लेने का औचित्य कम नहीं है ना सर? नहीं है। योग प्रभावी होगा क्या?
हाँ जी, वह लग्न कुंडली का योग अगर शनि मंगल का योग बन रहा है तो लग्न कुंडली में प्रभावी नहीं है। लेकिन वर्ग कुंडलियों में जहां वर्ग कुंडली का फलादेश करते हैं, फिर ग्रहों के अंशात्मक मान की आवश्यकता नहीं है सर, वंशात्मक मान तो पहले ले लिया ना हमने वर्ग कुंडली जी बनाते समय। युति हाँ, मानी जाएगी, ये मान लो यहाँ पे युति मानी जाएगी D9 में। हाँ युति मानी जाएगी। तो यह उतना अच्छा नहीं रहा। नहीं रहा। सप्तमेश को देखें तो क्या, अब एक प्रश्न और आता है कि क्या हमारी जीवन साथी मेहनती होगी या मेहनती होगा? हमारा जीवन साथी क्या मेहनती होगा? कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर आपको साधारणतया फलित शास्त्रों में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लिखे हुए नहीं मिलते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में सागर ही नहीं महासागर है, और महासागर को पुस्तकों में समेटा नहीं जा सकता। क्या महासागर को पुस्तकों में समेटा जा सकता है? नहीं। नहीं जा सकता। इसलिए अनुभव के आधार पे फलादेश करने होते हैं। यदि कुंडली यही हो, यदि कुंडली यही हो, अगर यह किसी लड़के की कुंडली है, तो अगर वह लड़का के परिवार अगर पूछते हैं कि इसकी जो पत्नी होगी, या यदि यह महिला की कुंडली हो और इनके घर वाले पूछते हो कि इसका होने वाला पति मेहनती होगा, क्या कहेंगे? वो तो देखने में तो अच्छा खासा होगा, हट्टा कट्टा, लेकिन आलसी होगा, शनि की दृष्टि है, लेट लतीफ होगा। ठीक है, ठीक है, आपका भी आकलन ठीक है। सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो गई, शनि राहु से प्रभावित है, ठीक है, शनि अष्टमेश से प्रभावित है, ठीक है, यह सभी ठीक ही है। गुरुजी पर तो मंगल भी तो दृष्ट कर रहे हैं ना, मंगल तो लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, तो लग्न गुरुजी जो है, हाँ तो ये बोल, नमाज को तो गुरुजी पार्टनर की हुई, तो उसको देख रहे हैं ना पार्टनर कैसा होगा। अब पार्टनर, पार्टनर का भाव तो 7वां है। जी लगन तो हम ही है नवांश में भी। ओके। तो यदि सप्तमेश नौ, तो यदि आपके यह प्रश्न आपके सामने आते हैं कि जीवन साथी क्या मेहनती कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो सबसे पहले तो देखें कि D9 कुंडली का सप्तमेश कौन है, कहाँ है, किस स्थिति में है, किसी पापग्रह से पीड़ित तो नहीं है। तो यहाँ पे सप्तमेश शनि से पीड़ित हो गया, जो खष्टेश है, जो खष्टेश है, मंगल भी है, साथ में राहु भी है, शनि से युक्त है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो शनि ले ही लिया, वह गुरु को देख रहा है या खराब। तो यदि सप्तमेश यदि D9 कुंडली का सप्तमेश D9 कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में होता है, तो जीवन साथी मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। यानी कि D9 कुंडली का सप्तमेश यदि D9 कुंडली में उपचय भाव में होता है, तो जीवन साथी मेहनती होता है। मेहनती होता है, काफी मेहनती होता है, संघर्षशील होता है। यदि अन्य भावों में भी हो, शुभग्रह से युक्त दृष्टि हो, तो भी हम इस प्रकार का फलादेश कर सकते हैं। लेकिन यदि उपचय भाव में भी न हो, अशुभ भाव में हो, अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि हो, तो क्या हम लोग कह सकते हैं? हम लोग तो ग्रह के आधार पर ही अपने सुझाव दे सकते हैं ना। जी जी।
फिर तो सब विपरीत गुण आ जाएंगे जो आपने भी लिखवाए हैं। हाँ। और फिर प्रश्न आता है कि क्या दाम्पत्य जीवन, विवाह तो करने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे? दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या देखें? तो यदि दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे, विवाह में निश्चितता रहेगी, विवाह के बाद में ज्यादा समस्याएं तो नहीं आएगी। आजकल के जमाने में सबसे अधिक प्रश्न यही रहते हैं, यही रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी। तो सबसे पहले हमें D9 कुंडली के सप्तम भाव के में पड़ी हुई राशि को देखें। क्या D9 कुंडली का सप्तमेश शुभ ग्रह है? तो यदि D9 कुंडली का सप्तमेश शुभ ग्रह है तो सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि विवाह ठीक ठाक चलना चाहिए। अगर D9 कुंडली का सप्तमेश चाहे कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह ही क्यों ना हो, अगर वह कुंडली के शुभ भाव में हो, अब यही सप्तमेश को देखें, D9 कुंडली में कहाँ है? 12वें। 12 भाव में। अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने चर्चा किया कि सीधे D9 कुंडली के सप्तमेश को देखेंगे, यदि शुभ ग्रह है तो संभावनाएं अच्छी उत्तम रहते हैं। अच्छी है। तो अब यहाँ पर एक तो कुंडली का 12वां भाव हो गया, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते, तो भाई शुभ ग्रह है तो हल्का मैनेज कर लेंगे। दूसरा, शनि से दृष्ट हो गए, इस शनि खष्टेश भी है, यानी कि सप्तमेश 12वें भाव में बैठे और खष्टेश से दृष्ट हो गए। इसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ी, तो देवगुरु बृहस्पति तो काफी खराब हो गए ना। जी गुरुजी, गुणों में कमी आ गई। जी गुरुजी, सप्तमेश काफी खराब हो गया। सप्तमेश काफी खराब हो गए। तो सप्तमेश जितना शुभ होता है उतना साथ ही इसके साथ कारक ग्रहों को भी लेना चाहिए, दोनों को ले लेना चाहिए नवमास कुंडली में। यदि सप्तम भाव का स्वामी एवं कारक ग्रह यदि महिला की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति, यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्रदेव। तो अब इस उदाहरण कुंडली में यदि महिला की कुंडली माना जाए, यदि पुरुष की कुंडली माना जाए, यदि पुरुष की कुंडली माना जाए तो शुक्रदेव कारक हो गए, शुक्र भी सूर्य से दृष्ट हो गए, शुक्र भी सूर्य से दष्ट हो गए और शनि से पाप कर्तरी में हो गए। शनि से पाप कर्तरी में हो गए, शनि से भी पाप कर्तरी में हो गए, केतु एक तरफ देख रहा है, राहु यहाँ है ही, मंगल यहाँ है ही, यहाँ तो तीनों के तीनों पाप कर्तरी में है, तीनों के तीनों पापग्रह ही है। और दूसरे तरफ यहाँ केतु देख रहा है तो शनि भी देख रहा है, पाप कर्तरी में हो गए, सूर्य से भी प्रभावित हो गए। यानी कि अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये तो पांचों ग्रह यानी कि शनि, मंगल, राहु, केतु एवं सूर्य, पांचों ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे चला गया पाप कर्तरी या दृष्टि से। जी शुक्र भी खराब हो गया। चंद्रमा की राशि में भी है तो शत्रु राशि में भी है। हाँ चलिए ठीक है, मानते हैं, हालांकि चंद्रमा शुक्र को सम ही मानता है, लेकिन चलिए ठीक है।
शुक्र भी सम मानता है क्या चंद्रमा को सर? नहीं, शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है जी जी और चंद्रमा शुक्र को सम मानता है। जी जी। तो नियम यह भी है कि हम जिस कुंडली का फलादेश करें उस कुंडली को स्वतंत्र कुंडली माने। तो अब स्थितियों के आधार पर शुक्र यहाँ पर तत्कालिक शत्रु हो गया चंद्रमा का, जी जी तो शत्रु राशि ही कह ले, ठीक है, आपकी भी बातों की पुष्टि होती है। तो यदि यह पुरुष की कुंडली है तो क्या इनके जीवन साथी इनका ख्याल रखेंगे? नहीं गुरुजी, थोड़ा उचाट सा रहेगा व्यवहार इनका ना, सपाट व्यवहार रहेगा। कहने का मतलब यह है कि दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, क्या ठीक चलेगा, तो कम से कम इन दोनों को देखना चाहिए। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा या खराब होगी, कैसा होगा, इसके लिए ढेर सारी विषय वस्तु है, लेकिन ओवरऑल अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो नवमांस कुंडली के सप्तमेश और विवाह के कारक ग्रह की स्थिति का समन्वय मिलाना चाहिए। यदि खराब है तो बाद में दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा चलने की संभावनाएं नहीं है। गुरु जी, अब इसमें जैसे हम लोग ये कैसे, इसमें मतलब एक इसमें प्रश्न एक ये भी आता है ना सर कि जैसे ये जो पुरुष है, पुरुष की कुंडली है, तो ये क्या विवाह को संभालेगा या इसकी पत्नी संभालेगी, ये भी दिखता है क्या इससे? ठीक है कि संभालने का प्रयास कौन करेगा, संभालने का प्रयास कौन करेगा? कौन करेगा? तो तीसरा भाव प्रयासों का है। तीसरा भाव प्रयास होना, अच्छा या बुरा, अच्छा या पूरा। बुरा। तो अब यह देखिए, यह व्यक्ति तो प्रयास यहां से करेगा इस तीसरे भाव से। जी जी इस तीसरे भाव के स्वामी अपने भाव से 8वें और पापग्रह के साथ में हो गए। जी 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 तो इससे उतना प्रयास होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जिस भाव में कोई भी ग्रह न हो तो उस भाव पर अन्य ग्रहों के पड़ने वाली दृष्टियों को देखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो फिर स्वामी को देखते हैं। तो स्वामी अपने भाव से 8वें हो गया, दो पापाग्रह से युक्त हो गया, दोनों पापाग्रह शत्रु ही मानते हैं। शनि भी मंगल को शत्रु मानता है, राहु भी मंगल को शत्रु मानता है, राहु भी मंगल को शत्रु मानता है। एक तो 8वां भाव, दूसरा आप ग्रहों के जमावड़ा हो गया। यदि हाँ देख लेती हम एक बार, तो क्या यह व्यक्ति प्रयास कर पाएगा बचाने के लिए? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भी तो गुस्से में करेंगे। अब देखिए, गुस्से में करेंगे और अभी मानसिक कल्पनाओं को ले जाइए आगे। यदि बात निर्णय पे नहीं पहुंच पाती है, यदि हम निर्णय करने में ऊहापोह की स्थिति में होते हैं, तो फिर हम उससे 5वें भाव को देखेंगे, उससे 5वें भाव, सप्तम भाव को देख लेंगे कि कम से कम हर भाव से 5वां भाव उस भाव का विवेकशीलता होता है, उस भाव का विवेकशीलता और बुद्धि होता है। अब देखिए, कुंडली को समझना बड़ा मुश्किल है कि किस भाव से हम किन चीजों का विचार करेंगे। यह पूरे जीवन में इतना ही बात समझ लें, यही बहुत है। शेष ज्ञान तो अगले जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। तो तीसरे भाव से जो 5वां भाव है उससे हम क्या विवेकशीलता का विचार करेंगे सर?
अब देखिए ना, अब पांचवा भाव तो बुद्धिमता का है, जी जी। तो विवेकशीलता के लिए बुद्धिमता का भाव सातवां हो गया, मतलब उससे पांचवा। जी सर। अब आप कहेंगे कि ये तो पत्नी का भाव है, पार्टनर का भाव है, सहयोगी का भाव है, तो आपको तो भाई यह तीसरा भाव स्किल का भी है, तो स्किल तो तब बढ़ती है जब आपको कोई सिखलाता है, यानी कि जब अपने पार्टनर के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगी के साथ तर्क वितर्क करते हैं, जी जी। तभी तो एक्सप्लेन करने की क्षमता बढ़ती है ना। जी सर। तीसरा सातवां भाव तो सहयोगी का है ना, जी या जी। पत्नी का है? सातवां भाव सहयोगी का है या पत्नी का है? जी। दोनों का है। ये दोनों नहीं, का गुरुजी, सहयोगी लगन कुंडली में सहयोगी का है, नववार कुंडली में पत्नी का है। हर जगह सहयोगी का ही है, लेकिन हमारे जीवन का प्रमुख सहयोगी हमारे जीवन साथी या हमारे पत्नी या हमारे पति होती हैं, इसलिए हम लोग पत्नी का विचार या पति का विचार कर लेते हैं। प्रमुख रूप से सहयोगी का भाव हो गया, और हमारे जीवन का, हमारे कदम कदम का प्रमुख सहयोगी कौन होता है? पार्टनर, मतलब दाम्पत्य का पार्टनर। हाँ जी, इसलिए तो हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो यहाँ का भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है, शनि की ही दृष्टि है जो शनि का स्टेज है। तो क्या यह व्यक्ति प्रयास कर पाएगा? नहीं। नहीं। अब आते हैं उसके पत्नी के द्वारा प्रयास किए जाएंगे, तो उनके जीवन साथी का भाव यह सातवां हो गया, सातवें से तीसरे देखेंगे प्रयास का, तो यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। नहीं, तो भाव के स्वामी भी, तो दोनों में यह भी तो शुक्र भी खराब ही है, तो प्रयास तो किसी के तरफ से नहीं किए जाएंगे, जी भगवान भरोसे चलता रहेगा। जी सर। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होता है, जब कुछ होता है तो किसी किसी स्थितियों में पति के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, किसी किसी स्थितियों में पत्नी के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, और बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कोई प्रयास करता ही नहीं है। नहीं प्रयास करता है तो फिर दिक्कत ही हो जाती है सर। नहीं ना, हमारे कहने का मतलब क्या ऐसा देखा जाता है कि नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल, बहुत है सर, ऐसा ऐसा ही है सर। दोनों में कोई प्रयास नहीं करता, दोनों अपने आप के ईगो में भरे रहते हैं कि पहले वो झुके, पहले वह बोले, तो पहले वह बोले, कि इसी के चक्कर में। तो यहाँ पे तो दोनों ही पापा ग्रह के प्रभाव में होगा, तो पापा तो दोनों में ईगो हो गया, तो दोनों कहेगा कि पहले वह झुके तो पहले वह झुके। तो फिर उपाय क्या किए जाए? उपाय क्या किए जाए? जहां पे समस्या आ जाए वहां पे उपायों पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर। नहीं करनी चाहिए गुरुजी। इसमें लग्नेश शब्द में दोनों में ही दिक्कत आ रही है ना, तो किसके उपाय, लग्नेश के उपाय होंगे, किसके होंगे, मतलब लग्न कुंडली के उपाय होंगे ना। लग्न कुंडली के उपाय होंगे? नहीं ना, पहले तो लग्न कुंडली, यहाँ पे नौमांस के लग्नेश का उपाय भी होगा, बुध का, और सप्तमेश का भी उपाय होगा, उससे भी बेहतर शुक्र का भी उपाय होगा। तो यहाँ पर अब सप्तमेश की उपाय करना, यदि पुरुष की कुंडली है तो सप्तमेश का उपाय करना आवश्यक जरूरी है। नहीं, नहीं, सप्तमेश का उपाय करना पुरुष की कुंडली है तो जरूरी नहीं है। अच्छा, महिला कुंडली में। हाँ, क्योंकि सप्त यदि यह पुरुष की कुंडली हो तो सप्तमेश तो उसकी पत्नी हो गई, जी।
यदि महिला की कुंडली है, यदि महिला की कुंडली है तो उसके पति के कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति। शुक्र गुरुजी। गुरुदेव। गुरुदेव, अगर महिला की कुंडली है तो कारक गुरु हो गए। पुरुष के शुक्र होते हैं गुरुजी कारक। हाँ, तो गुरुदेव यहाँ पर कहाँ है? 12वें भाव में। तो भी उपाय नहीं करने, तो भी उपाय नहीं करना। केवल आचरण से, व्यक्तित्व से गुरु का उपाय हो जाएगा यदि महिला की कुंडली है तो। अगर महिला की कुंडली है तो सप्तमे से ही देवगुरु बृहस्पति हैं जो छठे भाव में बैठे हुए हैं ना। सप्तम भाव से छठे हैं और लग्न कुंडली से 12वें भाव में है, अपने मित्र राशि में है, तो वह तो उपाय हो गया, उसका स्वभाव से उपाय होगा। यदि पुरुष की कुंडली है, यदि पुरुष की कुंडली है तो फिर हमको लग्नेश को भी देखने होंगे एवं कारक ग्रह को भी देखना होगा और दोनों का मिला जुला उपाय करने होंगे विवाह से पहले, वो भी विवाह से पहले। यदि विवाह से पहले करते हैं तो उत्तम है। यदि विवाह के बाद करते हैं, मान ले कि मनमुटाव ही शुरू हो गया और मनमुटाव रूपी वृक्ष का बीज पड़ गया, तो जब बीज पड़ जाता है तो बीज को आप कितना भी दबा देते हैं तो समय से वह तो अंकुरित होता ही है। तो जब अंकुरित हो जाता है और ससमय उस अंकुरन को समाप्त न किया जाता है तो वह पौधा बन जाता है, फिर पौधा को समाप्त, यानी कि जितना देर होता चला जाता है उतना उस वृक्ष को हटाना मुश्किल होता चला जाता है। तो उपाय शुरू में ही किए जाए विवाह से पहले। क्या उपाय किए जा सकते हैं यदि पुरुष की कुंडली है तो सबसे अच्छा उपाय है कि सबसे पहले बुध का यह राहु और बुध की जो युति 12वें भाव में है, इस युति का उपाय किया जाए। जब राहु युत होते हैं किसी ग्रह के साथ तो उनका प्रभाव थोड़ा उस ग्रह पर पड़ता है। तो जो ग्रहण दोष जो बने यहाँ पे, इस ग्रहण दोष का समुचित उपाय करना चाहिए। अमावस्या व्रत इत्यादि का संकल्प पूर्व में ही ले लेने चाहिए कि जब तक हमारा विवाह और भी दाम्पत्य जीवन कुछ लंबे दिनों तक 2 साल 4 साल 5 साल वर्षों तक कम से कम विवाह हो जाए, सही सलामत जीवन चलता रहे, तो हम 5 वर्ष कम से कम करेंगे। लंबे दिनों के लिए व्रत का संकल्प लेकर करें, लंबे दिनों के लिए व्रत का संकल्प। या कभी कभी यह भी होता है, हम तो कितने व्यक्ति को कह देते हैं कि यहाँ कम से कम एक प्रथम संतान जन्म लेने के बाद में जब तक वह अपने पैरों पे न चलने लगे, आपसे वार्तालाप न करने लगे, तब तक के लिए व्रत ले। संकल्प पुरुष को करने होंगे सर, तो पुरुष की कुंडली है तो। हाँ जी, कुंडली उसकी है, जीवन उसको निभाना है। यदि वह कर रहा है तो उत्तम है, व्रत भी भंग ना हो। लेकिन यदि उससे व्रत नहीं हो रहा है, व्रत तो उसी को करना है जिसकी कुंडली है, यदि उससे व्रत नहीं हो पा रहा है तो उसके कोई मित्र भी कर सकते हैं, माता कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, भाई बहन कोई भी कर सकते हैं, उसके बदले उसके गुरु जी पुरोहित कोई कर सकते हैं। हमको भी कभी कभी करना होता है किसी दूसरे का व्रत, कभी कभी हमें भी करना पड़ता है और करते भी हैं। तो शास्त्रों में विधान है कि यदि आप व्रत करने के हाल में स्थिति में नहीं है तो आप अपने व्रत को किसी को भी कह सकते हैं करने के लिए, लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए कर रहा है कि अपने लिए कर लिया,
यह कौन जानता है? उसके मन में व्रत करते वक्त उसके मन में भावनाएं क्या है? क्या आपके जीवन के समस्याओं के समाधान हेतु वह संकल्प लेकर के कर रहा है? क्या व्रत के आचरण को निभाया? नहीं। तो जितने करीबी रिश्ते होते हैं उतने ठीक होते हैं। व्यक्ति स्वयं करे, नहीं तो उसकी माता जी करे, उसके भाई करे। यदि शादी हो जाता है तब भी यह व्यक्ति स्वयं अपना व्रत करता रहे। तो यदि अब इसके पास में समस्याएं हैं तो उसकी पत्नी व्रत करे, उसकी पत्नी व्रत करे, और पत्नी हंसते खेलते व्रत कर लेगी। पूछेगी कि भाई यह व्रत किस लिए? तो हम लोगों का जीवन खूब ठीक ठाक चले और प्रथम संतान हो, और खूब बढ़िया से हंसता बोलता निरोगी संतान हो, और जब तक वह चलने फिरने लगे, आपस में बातचीत न करने लगे, मामा चाचा दादा नहीं बोलने लगे, हमारी बातों को नहीं समझने लगे, तब तक हम व्रत करें। तो पत्नी और खुश हो जाएगी कि चलो भाई ठीक है, हम ही व्रत करते हैं, आप तो काम कर ड्यूटी पे जाओ। तो कोई तो कर लिया ना। त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह की भी बात होती है। और भी एक दो उपाय हैं शुक्र के लिए। तो विवाह से पहले खूब विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा करे, या दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करावे। फिर उसके बाद में, और कम से कम प्रत्येक शुक्रवार को या महीना के किसी एक शुक्रवार को प्रत्येक शुक्रवार को या महीना के किसी एक शुक्रवार को, और शुक्रवार वह निश्चित होना चाहिए कि महीना के फर्स्ट वीक वाला शुक्रवार, या लास्ट वीक वाला शुक्रवार, या तीसरे सप्ताह का शुक्रवार, या दूसरे सप्ताह का शुक्रवार, यह निश्चित करें, या प्रत्येक शुक्रवार। लेकिन महीने का जो एक शुक्रवार होगा वह उत्तम होगा। शुक्र क्या है? पुरुष के लिए पत्नी का कारक है। साथ में शुक्र का गुणधर्म क्या है? शुक्र सुंदरता का भी प्रतीक है। शुक्र लग्जरी ग्रह है गुरु जी। हाँ जी, लग्जरी ग्रह है गुरु जी। लग्जरी ग्रह है। और महिलाओं को लग्जरी यह पसंद भी है, इनके गुण ना। जी गुरु जी। तो अपने पत्नी के लिए महीने में एक बार शुक्रवार के दिन लग्जरी वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं खरीद कर लाए और बड़े प्रेम से उपहार स्वरूप प्रदान करें। उत्तम उपाय है। इससे बेहतर उपाय और क्या होगा? तो यह जो है ये महीने में, सप्ताह में नहीं, अगर महीने में एक बार होता है, तो यह महीने में जो पूर्व में जो अगर हल्के फल्के गिले शिकवे अगर हो भी गए हैं, तो उस शुक्रवार को जब हम उपहार स्वरूप सौंदर्य प्रसाधन देंगे तो गिला शिकवा कम हो जाएगा। गुरु जी परफ्यूम ला कर दे, परफ्यूम वो की जल तत्व की राशि में वो भी काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। परफ्यूम गिफ्ट करे सीधा। अरे भैया ठीक है, तो हम भी तो वही बोले हैं। तो उसमें ढेर सारे सुगंधित फूल भी तो है, फूल का माला भी तो हो सकता है। गुरु जी जल तत्व में वो लिक्विड रहता है, पानी तो उस पूरा ही काम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तत्वों का भी अगर समायोजन हो गया अभी ठीक है। और अगर अग्नि तत्व में हुआ तो क्या देंगे सर? अब सुनील शर्मा जी से ही पूछिए ना। हाँ, अग्नि शर्मा जी तत्व में मिठाई विठाई नहीं दे सकते क्या? रसगुल्ले अग्नि- वगैरह? अगर अग्नि फिर तत्व में, फिर उनको लिपस्टिक ला कर दे, वो लाल रंग की रहती है। जलेबी जलेबी जलेबियां वगैरह? सर एक बार बताइए कि अगर अग्नि तत्व में हुआ तब क्या देंगे? बता तो रहा हूँ, लिपस्टिक दें, वो लाल रंग की रहती है। ओके 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 सर। लाल ये रंग
लिपस्टिक का अग्नि तत्व से क्या संबंध हुआ, ये समझ नहीं आया। कलर को लेके शायद, सिर्फ रंग को कलर लेके का, मतलब ये कलर सुनील कलर है। हर महीने के हर शुक्रवार को रेड कलर की दे देंगे तो तीसरे शुक्रवार को फिर शायद। नहीं ना, प्रत्येक शुक्रवार को ठीक नहीं होगा, महीने में एक बार दे तो उत्तम होगा। जैसे लाल कलर से तो अब अवॉइड ही होना चाहिए गुरुदेव, यहाँ पर लाल कलर तो खतरनाक है। बात थोड़ी है यदि अग्नि तत्व में है तो। बिंदी भी दे सकते हो, मतलब लाल रंग का सहारा ले सकते हो आप उसमें। चूड़ी वगैरह सब लाल रंग की तो हो ही जाती है। नहीं पहले थप्पड़ मार दो, फिर और क्या करना है, वो गुस्सा याद दिलाना है तो। चलिए, नहीं बोल बात नहीं, देखिए हंसी मजाक में कोई कुछ भी बोल दे, बात अलग की है, बात उपायों की है। यदि अग्नि तत्व में है, यदि अग्नि तत्व में है तो एक दो रोज पहले ही पूछें कि हाँ भैया शुक्रवार को तो चलना है, तो किसी मंदिर में चलना है, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे, ड्यूटी से 2 घंटा कम ही काम करेंगे, छुट्टी ले लेंगे। महीने में एक बार की ही तो बात है, महीने में एक बार की ही तो बात है, हम 1-2 घंटे पूर्व आ भी सकते हैं, छुट्टी भी ले सकते हैं और साथ में जाएं किसी मंदिर में, गोधूली बेला में ही जाएं, शाम में जाएं, वहां पर धूप आरती करें, अगरबत्ती जलाएं और घर को आए। यह भी हो सकता है, या दूसरा, अगर अग्नि तत्व में है तो शाम में शुक्र की प्रसन्नता हेतु माता लक्ष्मी शुक्र के देवता हैं, प्रतिदिन तो महिलाएं घर की पूजा करती ही हैं, प्रतिदिन तो पूजा होती है। महिलाएं करती हैं, पुरुष लोग नहीं करते, ज्यादा कदा करते हैं। घर में सुबह शाम का पूजा पुरुष करते हैं या महिला करती है? महिलाएं ज्यादा करती अब सर ये तो डिपेंड करता है, मेरी माता जी करती है और यहाँ मैं करता हूँ तो वाइफ नहीं करती, तो बात तो मतलब ऐसा नहीं है सर। है। दोनों में से एक ही करता है, कोई भी करे। एक ही करता है सर। लेकिन ओवरऑल अगर लिया जाए तो ओवरऑल महिलाएं ज्यादा करती हैं। जी गुरुदेव, सत्य है। तो महीने में एक निश्चित शुक्रवार बनाएं कि लास्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फर्स्ट वीक के शुक्रवार को तुम पूजा नहीं करना, हम ही पूजा करेंगे। तो घर का अपना पूजा पाठ भी करें, लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, वहां पे धूप आरती करें और उस समय उनको कहें कि आप बढ़िया से खाना पीना बनाएं, यानी कि उनको स्वतंत्र जीवन जीने के लिए 1-2 घंटे देते हैं। गुरु जी, ये महीने के एक शुक्रवार अगर हस्बैंड ही खाना बना ले, अग्नि तो जला ही रहे, तो वो सही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, तब फिर वो ना हुआ, उपाय थोड़े हुआ है। गुरु जी प्रसन्न तो हो जाएंगी ना वो भी, और अग्नि तत्व का भी वो हो जाएगा। हाँ। गुरु जी अग्नि तप पर ज्वलित कर दिए ना प्रतिदेव जी, तो हो जाएगा। हाँ ये भी बात है, लेकिन फिर पसंद का खाना उनसे पूछना है कि हाँ भाई क्या खाओगे, फिर वो बना के, तक बहुत से व्यक्ति को तो बनाने तक नहीं, हमें तो चाय तक बनाने नहीं आता। गुरुजी तब वो हमेशा प्रसन्न होने के लिए सोचेंगी कि 30 दिन यही बनाए। अब जी जीवन को अच्छे से चलाने के लिए कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे ना। चलिए ठीक है। अब सर इसमें जैसे ये जो हमने उपाय इसे तो देख लिया, आप सर इसमें अगर मान ये भी बात आ सकती है कि पति का गुस्सा ज्यादा है कि पत्नी का गुस्सा ज्यादा है, तो ये भी हम उससे लग्नेश और सप्तमेश से देखेंगे। हाँ जी, अग्नि तत्व के ग्रहों से कौन सा ज्यादा प्रभावित है, सप्तमेश या लग्नेश? जी मतलब अग्नि तत्व की राशि में बैठा हो या तो। हाँ जी। जी